हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट वे देखे में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं आईपीएल की सबसे डिस्ट्रक्टिव टीम्स में से एक सनराइजर्स हैदराबाद की। पिछले साल ये टीम फाइनल तक पहुंची, कई रिकॉर्ड्स तोड़े, बस किस्मत नहीं थी इसलिए ट्रॉफी नहीं उठा पाई। केकेआर चैंपियन बन गई, लेकिन ये टीम इस बार भी वन ऑफ द फेवरेट्स है। आज की वीडियो में हम इस टीम के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इनके पूरे स्क्वाड को एनालाइज करेंगे, इनके आइडियल प्लेइंग 11 को डिस्कस करेंगे, ऐसे उन की फैक्टर्स की बात करेंगे जो इन्हें ट्रॉफी उठाने में मदद कर सकते हैं या फिर ट्रॉफी उठाने से रोक सकते हैं। तो बस फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हम लखनऊ सुपर जायंट्स, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स का डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अगर आप उन तीनों में से किसी एक टीम के फैन हैं या फिर सिर्फ क्रिकेट इंथुजियास्ट हैं और सभी टीम की पूरी जानकारी रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद उन 3 वीडियोस को भी चेक करना मत भूलिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं और सनराइजर्स हैदराबाद के डिटेल स्क्वाड को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ये है सनराइजर्स हैदराबाद का पूरा स्क्वाड जो कि 2025 में खेलेगा। कुछ प्लेयर हैं जो रिटेन किए गए थे और कुछ नए हैं जो टीम में शामिल हुए। कुछ अलग अलग टीमों से यहाँ पर आए तो कुछ ऐसे हैं जो शायद पहली बार आईपीएल का हिस्सा बनने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की बहुत ही डिस्ट्रक्टिव माने जाने वाली बैटिंग की। तो इनके पास बैटर्स हैं अभिषेक शर्मा, हेनरिक क्लासन, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, अथर ताड़े, अभिनव मनोहर, कामिंडू मेंडिस एंड सचिन बेबी। तो अभिषेक शर्मा की बात करें तो आप इन्हें कौन नहीं जानता। अभिषेक शर्मा बहुत ही डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन हैं, लेफ्टी ओपनर हैं, बॉलिंग भी कर लेते हैं ज़रूरत पड़ने पर। लेकिन पिछले साल इन्होंने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर जो ताबड़तोड़ शुरुआत सनराइजर्स हैदराबाद को दी थी वो बहुत ही तगड़ी थी। इन्होंने पावर प्ले में 100 रन्स भी 2 बार आई थिंक ब्रीच किए थे। और जिस तरह की डिस्ट्रक्टिव बैटिंग करी थी, 250 तो इनके लिए एक तरीके से मजाक हो गया था। जिस तरीके से ये लगातार 200 प्लस स्कोर्स बना रहे थे, चाहे कितना भी बड़ा टारगेट हो, चेस करने से नहीं हिचक रहे थे। इन दो प्लेयर्स ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने सबसे अहम भूमिका निभाई थी सनराइजर्स को फाइनल तक पहुंचाने में। लेकिन बस किस्मत नहीं थी, जैसा कि मैंने कहा, इसलिए सनराइजर्स हैदराबाद ट्रॉफी नहीं उठा पाई क्योंकि फाइनल वाले दिन केकेआर शायद उनसे थोड़ी सी बेटर थी। अब अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की बात तो हो गई, दोनों ही लेफ्टी ओपनिंग बैट्समैन हैं। एक ऑस्ट्रेलिया से आते हैं तो एक इंडियन कोर हैं। दोनों ही बहुत ही डिस्ट्रक्टिव हैं और इस बार भी सनराइजर्स हैदराबाद चाहेगी कि उनके दोनों ये की प्लेयर्स पिछली बार की फॉर्म में रहें और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके इन्हें हर मैच में अच्छी शुरुआत दिलाएं। अगले हैं हेनरिक क्लासन, विकेट कीपर हैं, साउथ अफ्रीका से आते हैं। बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, बहुत तगड़े फिनिशर हैं। मिडिल ऑर्डर में ज़रूरत पड़ने पर एक अच्छी पारी खेल सकते हैं। पेसर्स को बहुत तगड़ा खेलते हैं, स्पिनर्स को बहुत तगड़ा खेलते हैं। एक ब्रूट है एक तरीके से कहा जाए तो। जिस तरह से ये लंबे लंबे छक्के लगाते हैं, जिस ताकत के साथ ये बॉल को हिट करते हैं, मतलब शायद इन इस तरह का हिटिंग शायद इस समय वर्ल्ड क्रिकेट में कोई भी नहीं करता हो। तो इस तरह का अगर बैटर इनके पास मिडिल ऑर्डर में या फिर फिनिशर की भूमिका में रहता है, खासकर तब जब इनके पास ऑलरेडी 2 ऐसे डिस्ट्रक्टिव बैट्समैन हैं अभिषेक और ट्रेविस हेड के रूप में, तो ये टीम में 4 चांद लगा देते हैं। अब बात करते हैं ईशान किशन की। तो ईशान किशन इससे पहले मुंबई इंडियंस का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब ये सनराइजर्स हैदराबाद का हिस्सा रहेंगे। मुझे लगता है कि ये मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 पर शायद मुझे लगता है ये सबसे ज़्यादा सूट करेगा। लेकिन ऑलरेडी 2 लेफ्टी ओपनर्स हैं तो शायद ये नंबर 4 पर भी हो सकते हैं। खैर, प्लेइंग 11 के बारे में बात करेंगे बाद में, लेकिन फिलहाल ये विकेट कीपर रहने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया बैटर हैं। इंडियन टीम से इनका अभी फिलहाल नाम नहीं जुड़ा हुआ है। पहले लगातार टीम इंडिया के गो टू विकेट कीपर थे जब ऋषभ पंत इंजर्ड चल रहे थे, लेकिन फिर कुछ मसले हुए जिन्हें आप जानते ही होंगे, जिसकी वजह से ये टीम का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा डेस्परेट होंगे कि मैं तगड़ा परफॉर्म करूं, आईपीएल में एक बार फिर अपना वही पुराना रंग दिखाऊं, ताकि सिलेक्टर्स को मजबूर कर दूं कि जब अगले साल T20 वर्ल्ड कप आए तो ईशान किशन का नाम वो मिस ना कर पाएं। तो ईशान किशन हैज़ अ लॉट टू प्रूव, अ लॉट टू डू इन दिस आईपीएल। इसीलिए मुझे लगता है कि ये आईपीएल इनके पर्सनल के लिए, पर्सनल अचीवमेंट, पर्सनल करियर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और सनराइजर्स की सक्सेस में भी इनकी अहम भूमिका रहने वाली है। अगले हैं अथर तायड़े, ये भी मुंबई इंडियंस का आई थिंक
हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन अब सनराइजर्स हैदराबाद के साथ है। मिडिल ऑर्डर में अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। अगर ईशान किशन 3 नंबर पर नहीं आते हैं तो 3 नंबर पर ये भी भूमिका निभा सकते हैं और इम्पैक्ट प्लेयर में एज अ बैटर भी यूज़ किए जा सकते हैं। अगले हैं अभिनव मनोहर, काफ़ी अच्छे खिलाड़ी हैं, अलग अलग टीमों में खेल चुके हैं, अब इतने नए भी नहीं रह गए, लेकिन बहुत ज़्यादा मैचेस इन्हें भले ही खेलने को नहीं मिले होंगे, लेकिन एक्सपीरियंस इनका आईपीएल के साथ अच्छा खासा हो चुका है और मुझे लगता है कि एक अच्छे इंडियन कोर प्लेयर हैं जो कि डोमेस्टिक सर्किट से आते हैं और एसआरएच की बैटिंग को और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अगले हैं कमिंडू मैंडिस, ये एक बहुत ही बढ़िया प्लेयर मिले हैं श्रीलंका को, लगातार उनके लिए रन बनाते आ रहे हैं सभी फॉर्मेट्स में, आईसीसी रैंकिंग्स में भी काफ़ी ऊपर रहते हैं आजकल, खासकर टेस्ट क्रिकेट में जिस तरह का ये परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, लेकिन टी20 में भी इनका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। श्रीलंकन प्रीमियर लीग में भी इनका प्रदर्शन काफ़ी शानदार रहा है, जिसकी वजह से एसआरएच ने इन्हें परचेज किया है, इन्हें ऑक्शन में खरीदा है। बॉलिंग भी जरूरत पड़ने पर थोड़ी बहुत कर सकते हैं, लेफ्टी बल्लेबाज हैं, श्रीलंका से आते हैं। जैसा कि मैंने कहा, सनराइजर्स में कितनी बार ये प्लेइंग 11 में फीचर कर पाएंगे इस बार ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि ओवरसीज प्लेयर्स की लिमिट हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि जरूरत पड़ने पर या फिर कोई इंजरी कंसर्न होता है तो ये टॉप ऑर्डर में आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं एसआरएच के लिए। अगले हैं सचिन बेबी, ये भी डोमेस्टिक सर्किट से आते हैं, काफी समय से आईपीएल का हिस्सा है, लेकिन बहुत ज्यादा इन्हें खेलने को मौके नहीं मिले हैं, ज्यादातर ये बेंच पर ही नजर आते हैं। इस बार कितना इन्हें मौका मिल पाएगा खेलने का, ये देखने वाली बात होगी। अब बढ़ते हैं एसआरएच के ऑलराउंडर्स की तरफ, तो यहाँ पर इनके ऑलराउंडर, सबसे बड़े ऑलराउंडर हैं इनके कप्तान पैट कमिंस, जो कि वैसे तो एक बॉलर हैं लेकिन आईपीएल में कई अच्छे बैटिंग इनिंग्स खेल चुके हैं, कई बार सेवियर बन के आ चुके हैं जब वो केकेआर के लिए खेला करते थे। और एसआरएच में पिछले सीजन तो ज्यादा इनको बैटिंग से करने को कुछ नहीं था, लेकिन बहुत ही इंस्पिरेशनल लीडर हैं, ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप जिता चुके हैं, WTC जिता चुके हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में वो कप्तान नहीं थे और चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन काफी ज्यादा अच्छा नहीं रहा, इसलिए पैट कमिंस भी मोटिवेटेड होंगे कि जल्दी अपनी फिटनेस जो इनकी अब जाकर के रिटेन करी है उसके बाद एक ग्राउंड पर उतरें, अच्छा प्रदर्शन करें, अपनी टीम को मैचेस जिताएं और पिछली बार जो कसर रह गई थी, रनर अप रह गई थी इनकी टीम, इस बार ट्रॉफी पर हाथ बढ़ाएं अगर अच्छा खेलती है टीम तो। अगले हैं नीतीश रेड्डी, ये भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुए पिछले सीजन में जब इन्होंने बढ़िया बॉलिंग करी, बढ़िया बैटिंग करी, नंबर 4 की भूमिका निभाई इन्होंने एसआरएच के लिए और काफी अच्छी अच्छी नॉक्स खेली इन्होंने लास्ट ईयर। इस बार मुझे लगता है बल्कि दर्शकों की इनसे ज्यादा उम्मीदें होंगी, क्योंकि अब नीतीश कुमार रेड्डी एक हाउस होल्ड नेम हो चुके हैं, खासकर तब जब उन्होंने बीजीटी में 100 लगाया था और जिस तरह का उन्होंने अपना इंटरनेशनल स्टेज पे अपना एक तरीके से अनाउंसमेंट किया था कि मैं आ गया हूं, मैं बहुत बड़ा खिलाड़ी हूं, देखो मेरी तरफ। लेकिन उसके बाद से ही एक तरीके से इंजरी कंसर्न्स होने लगे, काफी लंबा ब्रेक हो गया, लेकिन अभी जो खबर आ रही है कि इन्होंने यो टेस्ट पास कर लिया है, ये पूरी तरह से फिट है, इसलिए एसआरएच के स्क्वाड से भी जुड़ चुके हैं और प्रैक्टिस भी शायद इन्होंने शुरू कर दी है और जल्दी ही एसआरएच के लिए खेलते हुए भी नजर आएंगे। अगले हैं वियान मुल्डर, ये मुझे ये एज अ रिप्लेसमेंट ऐड किए गए हैं। आई एम नॉट श्योर, मैं नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ किस प्लेयर की इंजरी की वजह से ये टीम में शामिल हुए थे, लेकिन ये साउथ अफ्रीकन ऑलराउंडर है, पिछले कुछ समय से काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लगातार साउथ अफ्रीका की तीनों फॉर्मेट्स खेलते आ रहे हैं, मिडिल ऑर्डर में बैटिंग कर सकते हैं, फिनिशर की भूमिका निभा सकते हैं, नंबर 4-5 पर बल्लेबाजी करनी हो तो भी कर सकते हैं, नंबर 7-8 पर आके आखिरी में फिनिशिंग टच देना हो तो भी कर सकते हैं। बॉलिंग वेरिएशन इनके पास काफ़ी अच्छे हैं, स्लोअर बॉल्स पर फोकस करते हैं और बढ़िया इनके पास बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही एस्पेक्ट्स में काफ़ी अच्छा बैलेंस प्रोवाइड करके दे सकते हैं एसआरएच को। अगले हैं अनिकेत वर्मा, इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूं, लेकिन देखते हैं कि ये कितना प्लेइंग 11 का हिस्सा हो पाते हैं इस स्टार स्टडेड सनराइजर्स हैदराबाद के स्क्वाड में। अगले हैं बॉलर्स की तरफ बढ़ते हैं। हर्षल पटेल बेहतरीन गेंदबाज, पर्पल पटेल नाम से जाने जाते हैं क्योंकि हमेशा या तो पर्पल कैप की रेस में होते हैं या फिर पर्पल कैप जीत ही जाते हैं, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, इनके पास इनके वेरिएशंस इनकी सबसे बड़ी ताकत है, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, कभी कभी महंगे साबित होते हैं लेकिन हमेशा विकेट टेकिंग ऑप्शन रहते हैं, हमेशा जब भी पार्टनरशिप ब्रेक करनी होती है तो हर्षल पटेल एक बहुत बड़ा एसेट साबित होते हैं किसी भी टीम के लिए। अगले हैं एडम जैम्पा, लेग स्पिनर हैं, ऑस्ट्रेलिया के गो टू स्पिनर हैं लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में, आईपीएल में भी इनको ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो चुका है, अलग अलग टीमों से खेल चुके हैं, बहुत ज़्यादा प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाते हैं बिकॉज
नॉट बिकॉज कि ये बहुत अच्छे नहीं हैं, बल्कि सिर्फ इसलिए क्योंकि 4 ही ओवरसीज़ खिलाड़ी खिलाने होते हैं। ऐसे में ये एक ओवरसीज़ स्पिनर का टीम में जगह बनाना अक्सर मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा शायद ये प्लेइंग 11 में फीचर नहीं करेंगे, लेकिन जब स्पिनिंग ट्रैक्स मिलेंगे, जैसे कि एसआरएच जब चेन्नई खेलने जाएगी या फिर लखनऊ के खिलाफ खेलेगी या फिर गुजरात के स्लो विकेट्स पर खेलेगी, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि इनकी ज़्यादा भूमिका हो सकती है और ये प्लेइंग 11 में खेलते हुए भी नजर आ सकते हैं। अगले हैं जयदेव उनडकट। आईपीएल के एक वेटरन माने जाते हैं, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, इनके पास काफ़ी अच्छे वेरिएशंस हैं, डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, कई बार महंगे भी साबित होते हैं लेकिन हमेशा विकेट निकाल कर देते हैं। मुझे लगता है इनकी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में काफ़ी अच्छी भूमिका हो सकती है सनराइजर्स हैदराबाद के लिए, और ये अच्छे बॉलिंग ऑप्शन हो सकते हैं डेथ में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। अगले हैं ईशान मलिंगा, जूनियर मलिंगा। ये श्रीलंका से आते हैं और कितना खेल पाएंगे ये स्क्वाड में, खासकर तब जब इनके पास काफ़ी अच्छे पेसर्स हैं ऑलरेडी। एसआरएच के पास एक उनके खुद के आ, कप्तान पैट कमिंस, आगे जो मैं बात करूंगा मोहम्मद शमी, हर्षल पटेल, जयदेव उनडकट, तो 4 तो ऑलरेडी पेसर इनके पास हो गए हैं। ऐसे में एक और ओवरसीज पेसर की जगह कितनी बनेगी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ये टीम का हिस्सा भी हो सकते हैं और अच्छा वैल्यू भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अगले हैं राहुल चाहर। मुझे लगता है कि एडम जैम्पा और राहुल चाहर स्वैप इन रहेंगे, जहां पर एडम जैम्पा की ज़रूरत होगी वहां पर शायद उनका इस्तेमाल हो, अदरवाइज राहुल चाहर मुझे लगता है ज़्यादा स्क्वाड का हिस्सा रहेंगे, बिकॉज ये एक इंडियन है और लेग स्पिनर है। मुझे लगता है कि राहुल चाहर ही वो रीज़न होंगे कि एडम जैम्पा की टीम में जगह कम बनेगी। अदरवाइज क्योंकि ऑस्ट्रेलियन कप्तान है तो डेफिनेटली उन्हें एडम जैम्पा की काबिलियत पर तो भरोसा रहेगा ही। अगले हैं मोहम्मद शामी, बेहतरीन गेंदबाज, हमेशा आईपीएल में अच्छा करते हैं, हमेशा इंडिया के लिए अच्छा करते हैं। इतनी बड़ी इंजरी के बाद आए, उसके बावजूद भी चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने अपनी अहम भूमिका निभाई, लेकिन अब 4 ओवर में तो उनकी फिटनेस का उतना ज़्यादा मसला भी नहीं रहेगा और मुझे लगता है कि अगर वो पूरे रिदम के साथ बॉलिंग करते हैं तो मोहम्मद शमी अगर 14 मैचेस पूरे खेलते हैं तो 17-18 विकेट तो इनके आप लिख के ले लीजिए, इनको मिलने ही वाले हैं इस सीज़न में। अगले हैं सिमरजीत सिंह। ये अच्छे गेंदबाज हैं, आई थिंक इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा हुआ करते थे। ये भी पेसर हैं, पंजाब से आते हैं। एक बैकअप ऑप्शन के रूप में मैं इनको देख रहा हूँ। बहुत ज़्यादा खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन अगर किसी बॉलर के साथ, किसी स्पीडस्टर के साथ इंजरी कंसर्न्स रहते हैं तो ये टीम का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं, स्क्वाड का डिस्कशन तो हो गया, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट में और बात करते हैं सनराइजर्स हैदराबाद की हमारे अकॉर्डिंग क्या आइडियल 11 बनती है और क्या रहने वाला है इनका कॉम्बिनेशन। तो ये है आइडियल 11 सनराइजर्स हैदराबाद की मेरे हिसाब से। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपनर, ऑलरेडी इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। 3 नंबर पर अथर्व तायडे नजर आ सकते हैं। 4 नंबर पर ईशान किशन 3 नंबर पर भी नजर आ सकते हैं, लेकिन अगर 3 लेफ्टी एक साथ ना खिलाना चाहें तो ईशान किशन 4 नंबर पे मूव हो सकते हैं। 3 या 4 आइडियल पोजीशन रहेगी ईशान किशन के लिए। नंबर 5 पर रहेंगे हेनरिक क्लासन, विकेट कीपर, ताबड़तोड़ बल्लेबाज, मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग हो गई। 5 नंबर पर आते हैं या 6 नंबर पर आते हैं तो फिनिशर की भूमिका भी निभा सकते हैं। यहाँ पर मुझे लगता है 5 और 6 नंबर में भी स्वैप इन रहेगा। नीतीश रेड्डी मुझे लगता है कि ऊपर भी आ सकते हैं, और अगर ऊपर से बड़ी पार्टनरशिप लग जाती है और ज़्यादा बूस्ट देने की जरूरत पड़ती है तो हेनरिक क्लासन को ऊपर भेजा सकता है ताकि वो ज़्यादा बॉलें खेल सके। अदरवाइज नॉर्मल सिनेरियो में नीतीश कुमार रेड्डी शायद 5 पर आए और क्लासन नंबर 6 पर आए। नंबर 7 की भूमिका निभाएंगे अभिनव मनोहर, ये भी अच्छे फिनिशर हैं, बढ़िया हिटिंग कर सकते हैं, और इस तरह की बैटिंग लाइनअप में मुझे लगता है नंबर 7 पर अभिनव मनोहर का होना, उन्हें सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा इन खिलाड़ियों से, और मुझे लगता है उन पर प्रेशर भी कम होगा और वो अच्छा बैलेंस भी प्रोवाइड करेंगे, वैल्यू एड भी प्रोवाइड करेंगे सनराइजर्स हैदराबाद को। नंबर 8 पर रहेंगे पैट कमिंस। पैट कमिंस नंबर 8 के लिए आईपीएल के हिसाब से एक बहुत बढ़िया बल्लेबाज है, लंबी लंबी हिट लगा सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर इनके पास सॉलिड डिफेंस भी है, हर तरह का गेम खेल सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर इतनी अच्छी हिटिंग कर सकते हैं जितना कोई और प्रॉपर बैट्समैन कर पाए। नंबर 9 पर मोहम्मद शमी बेहतरीन गेंदबाज हैं, अच्छी चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अब आईपीएल में उतर रहे हैं, फिटनेस बाउज रहे हैं, लेकिन अगर ये पूरा सीजन खेलते हैं, अपनी फिटनेस मेंटेन करते हैं तो ये बहुत विकेट निकाल के देने वाले हैं सनराइजर्स हैदराबाद को। नंबर 10 पर रहेंगे हर्षल पटेल, यानी कि पर्पल पटेल, विकेट टेकिंग ऑप्शन, हमेशा विकेट्स के पीछे भागते हैं, हमेशा विकेट्स निकाल कर देते हैं, एक गो टू बॉलर हैं किसी भी कप्तान के लिए जब पार्टनरशिप ब्रेक करनी हो। मिडिल ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं, डेथ ओवर में तो कमाल की गेंदबाजी करते हैं। अगर ये 4 ओवर डाल रहे हैं
तो मुझे लगता है खास में मोहम्मद शामी और पैट कमिंस का सपोर्ट अगर मिलता है तो ये ट्रायो बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है, और ये 12 ओवर आपके लिए प्रॉपर विकेट टेकिंग ऑप्शन भी होते हैं और इतनी आसानी से मार भी खाने नहीं वाले। नंबर 11 पर आपको राहुल चाहर या एडम जैम्पा दोनों ही, जैसे मैंने कहा, नजर आ सकते हैं। चौथा ओवरसीज पोजीशन अगर आपको एडम जैम्पा को देनी है तो यहाँ मेरे हिसाब से पूरे हो जाते हैं 4। लेकिन अगर एसआरएच को लगता है कि ऊपर किसी की फॉर्म नहीं लग रही है, इसलिए एक और ओवरसीज बैटर खिलाना है, तो ऐसे में आप राहुल चाहर को खिला सकते हैं और बदले में एक और ओवरसीज बैटर को खिलाया जा सकता है। नंबर 12 पर इम्पैक्ट प्लेयर की भूमिका में सिमरजीत या फिर जयदेव उनदकत खेलते हुए नजर आ सकते हैं। जरूरत पड़ने पर किसी स्पिनर को भी खिलाया जा सकता है। तो ये है मेरे हिसाब से आइडियल 11, ये परफेक्ट 11 मुझे दिख रही है। ओवरसीज इसके अलावा इनके पास बहुत ज़्यादा बड़े ऑप्शन नहीं हैं, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये अपने आप में ही काफ़ी कारगर है। देख लेते हैं एक बार फिर इसके अलावा इनके पास कौन से ओवरसीज ऑप्शन हैं। तो ओवरसीज इनके पास हैं बॉलिंग में ईशान मलिंगा एक बैकअप हो जाते हैं अगर एक्स्ट्रा पेसर की ज़रूरत पड़ती है या किसी इंडियन पेसर के इंजरी कंसर्न्स रहते हैं। वियान मोल्डर एक अच्छे ऑलराउंडर हैं, ज़रूरत पड़ने पर अगर जैम्पा को के बदले राहुल चाहर खिला दिए जाते हैं तो फिर नंबर 7 पर आपको वियान मोल्डर खिला सकते हैं अभिनव मनोहर के बदले। और अगर ऊपर टॉप ऑर्डर में किसी की इंजरी कंसर्न रहती है, किसी की अनअवेलेबिलिटी रहती है, तो कमेंडो मेंडिस ओपनिंग भी कर सकते हैं, नंबर 3-4 पर बल्लेबाजी भी कर सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर फिनिशर की भूमिका भी निभा सकते हैं। तो बहुत बड़े नाम नहीं हैं आईपीएल के हिसाब से इनके पास बैकअप ऑप्शंस में, लेकिन अभी फिलहाल जो भी वो बैकअप ऑप्शंस हैं वो अपनी टीम यानी कि नेशनल टीम्स के लिए वर्ल्ड स्टेज पे अच्छा करके आ रहे हैं, इसीलिए आईपीएल में भी इन्हें मौका दिया गया है। तो अपने इंटरनेशनल एक्सपीरियंस को ये आईपीएल में भी कैपिटलाइज कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पर। तो ये हो गया आपका प्लेइंग 11 और स्क्वाड का डिस्कशन। अब आगे बढ़ते हैं, मेरी नज़र में वो कौन से 5 की फैक्टर्स हैं जो एसआरएच को ट्रॉफी उठाने में मदद कर सकते हैं या फिर ट्रॉफी उनसे दूर कर सकते हैं। चलिए उनके बारे में अब चर्चा करते हैं। 5 फैक्टर्स मैंने चुने, जैसे कि मैंने बताया। सबसे पहला है मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टॉप ऑर्डर। मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी इस चीज से डिसएग्री करेगा कि सनराइजर्स हैदराबाद के पास मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टॉप ऑर्डर है। जो इनके दो ओपनर्स हैं अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड, इससे ताबड़तोड़ जोड़ी अभी पूरे आईपीएल में कोई नहीं है। और इसके बाद अगर नंबर 3 पर ईशान किशन आ जाते हैं तो ये ट्रायो तो बहुत ही ज़्यादा डेवस्टेटिंग हो जाता है। तीनों लेफ्टी, लेकिन तीनों ताबड़तोड़ बल्लेबाज, तीनों लंबे लंबे छक्के लगाने वाले, तीनों बिल्कुल बॉलर्स की और सामने की टीम की कमर तोड़ने वाले। लीथल बॉलिंग अटैक, जी हाँ, बहुत बढ़िया बॉलिंग अटैक है इनके पास। अगर आप इनके पास ये ट्रियो देखें कि पैट कमिंस, मोहम्मद शामी और हर्षल पटेल, पैट कमिंस और मोहम्मद शामी ओपनिंग स्पेल डालते हैं, 4 ओवर पूरा करने के बाद आपके पास आ जाते हैं हर्षल पटेल जैसे विकेट टेकिंग गेंदबाज। क्या बढ़िया बॉलिंग अटैक है। ये 12 ओवर ही अपने आप में पूरी तरह से बैंक हो जाते हैं। उसके बाद जरूरत पड़ने पर एडम जैम्पा है जो कि बढ़िया लेग स्पिनर है, ऑस्ट्रेलियन है, विकेट टेकिंग ऑप्शन है। राहुल चाहर भी एक विकेट टेकिंग ऑप्शन है और इसके बाद भी इनके पास और अच्छे अच्छे बॉलिंग ऑप्शंस बचे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया बॉलिंग अटैक है। फास्ट बॉलिंग अटैक तो इनका बहुत ही शानदार है और ये एसआरएच की सक्सेस में और चार चांद लगा देगा, खासकर जो इनके पास बैटिंग है। इसके बाद वर्ल्ड क्लास फिनिशर, जी हाँ, इनके पास हेनरिक क्लासन है। तो सिर्फ टॉप ऑर्डर के ही भरोसे नहीं बैठी हुई, इनके पास हेनरिक क्लासन जैसा एक हिटर है। नीतीश कुमार रेड्डी है जो बेहतरीन टच में नजर आया है जितना भी खेला है, चाहे इंडिया के लिए टी20 खेला हो, टेस्ट क्रिकेट खेला हो या फिर पिछले साल के आईपीएल के स्टैट्स भी देखें इनके तो बहुत बढ़िया है। नंबर 5-6 पर तगड़ी हिटिंग कर सकते हैं और साथ में अगर हेनरिक क्लासन जैसा बल्लेबाज हो तो क्या बढ़िया फिनिशिंग टच ये प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। नंबर 4 पर मैंने लिखा है इंस्पिरेशनल रीडर। इंस्पिरेशनल की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन इंस्पिरेशनल कोई बात नहीं। आई होप आप मुझे माफ़ करेंगे इस छोटी सी गलती के लिए। लेकिन डेफिनेटली पैट कमिंस एक इंस्पिरेशनल लीडर हैं, अपनी टीम को सब कुछ जिता चुके हैं। इन्होंने WTC जिता दिया, इन्होंने वर्ल्ड कप जिता दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में ये नहीं थे इसलिए नहीं कर पाए कप्तानी। पिछले साल आईपीएल में अपनी टीम को फाइनल तक पहुंचाया और डेफिनेटली वो आईपीएल विनिंग कैप्टन भी बनना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि अच्छे इंस्पिरेशनल लीडर हैं, टीम को आगे लेकर चलने वाले हैं, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाले कप्तान है पैट कमिंस। जिस तरह की गेंदबाजी करते हैं, जिस तरह का ऑरा है उनका, जिस तरह की एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जिस तरह का बैकिंग देते हैं अपने प्लेयर्स को, ये वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स हैं। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे आईपीएल की 10 टीमों में
पैट कमिंस इकलौते ओवरसीज कप्तान अब बचे हैं। पहले कई हुआ करते थे लेकिन अब सब हट गए, लेकिन पैट कमिंस को हटाने के बारे में कोई नहीं सोच सकता जिस तरह की लीडरशिप वो प्रोवाइड करते हैं। आजकल अगर वर्ल्ड क्रिकेट में भी माना जाए तो रोहित शर्मा के साथ साथ पैट कमिंस इज वन ऑफ द बेस्ट कैप्टन्स इन वर्ल्ड स्टेज राइट नाउ। नंबर 5 है फिटनेस वाउज। ये मुझे लगता है कंसर्न रह सकता है, आई होप ना रहे लेकिन एक कंसर्न डेफिनेटली रह सकता है एसआरएच के लिए, क्योंकि मोहम्मद शमी फिटनेस कंसर्न्स हमेशा उनके साथ रहते हैं। हर्षल पटेल के साथ भी फिटनेस की हिस्ट्री रही है। नीतीश कुमार रेड्डी इंजरी के बाद लौट रहे हैं। पैट कमिंस भी इंजरी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेल पाए और इससे पहले श्रीलंका वाली टेस्ट सीरीज नहीं खेल पाए। तो 3-4 मेन प्लेयर, की प्लेयर ऐसे हैं जिनके साथ फिटनेस के मसले चल रहे हैं या फिटनेस से वो अभी रिकवर होकर के आए हैं। अगर किसी के साथ दोबारा कोई फिटनेस का इशू रहता है तो ये टीम के बैलेंस को खराब कर देगा, और जो टीम मुझे लगता है ट्रॉफी जीतने की दावेदार है या फिर टॉप में फिनिश करने की दावेदार है, उसके लिए इस तरह का बैलेंस बिगड़ना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है। लेकिन अगर फिटनेस का कोई मसला नहीं रहता है तो ये टीम डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट टीम ऑफ आईपीएल 2025 है मेरी नज़र में तो कम से कम। अब बढ़ते हैं अगले सेक्शन में जिसमें हम बताते हैं अपना प्रिडिक्शन, अपना ओपिनियन कि हमारी नज़र में ये टीम क्या करेगी, कैसा इनका परफॉर्मेंस रहेगा, किस रैंक पर फिनिश कर सकती है, प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर सकती है नहीं। जिस तरह की मैं तारीफें एसआरएच की करते आया हूँ पूरी वीडियो में, आप लोग समझ ही गए होंगे कि मेरा प्रिडिक्शन क्या रहने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ये टीम डेफिनेटली आईपीएल के प्लेऑफ्स तो खेलेगी ही, बल्कि मेरी नज़र में मुझे लगता है कि ये टीम अगर अपने पोटेंशियल पर खेलती है तो डेफिनेटली टॉप 2 पर फिनिश करने वाली है पॉइंट्स टेबल में, लीग स्टेज में भी। और अगर ये आपको दोबारा फाइनल खेलते हुए नजर आए तो भी आपको आश्चर्य नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये टीम वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव टीम है, वन ऑफ द मोस्ट डेवस्टेटिंग टीम है, उसके साथ ही साथ वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस टीम भी है, क्योंकि इनके पास अच्छे इंडियन बैट्समैन हैं, अच्छे इंडियन बॉलर्स हैं, ओवरसीज भी इनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं जैसे कि ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन, पैट कमिंस। 3 ऐसे ओवरसीज खिलाड़ी जो अपनी अपनी टीम के बिल्कुल किंग हैं मैं कहूँगा। तो ट्रेविस हेड जैसा बैट्समैन, ओपनिंग बैट्समैन पूरी दुनिया में नहीं है। पैट कमिंस जैसा बॉलिंग कप्तान, बेहतरीन कप्तान, हेनरिक क्लासन जैसा विकेट कीपर, फिनिशर, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन पूरे वर्ल्ड में नहीं है आज। तो इस तरह की बैटिंग है इनके पास, इस तरह का बैलेंस है इनके पास बैटिंग बॉलिंग दोनों में, तो ये टीम डेफिनेटली मेरी नज़र में तो टाइटल भी जीत सकती है इस बार। अगर टाइटल नहीं जीतती है तो शायद अगर खराब खेल गई तो नहीं जीतेगी, या किस्मत नहीं होगी तो नहीं जीतेगी, अदरवाइज मेरी नज़र में ये टीम टॉप 2 पर तो फिनिश करनी ही चाहिए। तो दोस्तों ये था मेरा सनराइजर्स हैदराबाद के लिए डिटेल एनालिसिस। आई होप आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया होगा। कल हम करेंगे कोलकाता नाइट राइडर्स का डिटेल एनालिसिस, तो बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।